नमस्कार साथियों। आज के अध्याय में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार सुना होगा, बल्कि बार बार सुना होगा कि राज्य में, किसी राज्य विशेष में, वहां के मुख्यमंत्री की, वहां की सरकार की, वहां के गवर्नर के साथ, जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, उनके साथ नहीं बन रही है। आपस में उनमें जो है दिक्कत आ जाती है। गवर्नर को ये लगता है कि मैं मुखिया हूँ राज्य का, तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, या मैं कर सकता हूँ ऐसा। वहीं राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको ये लगता है कि मुखिया तो मैं हूँ राज्य का, और गवर्नर को हमारे हिसाब से चलना चाहिए, या गवर्नर को सरकार के कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए। एक जो इल्जाम भी कह सकते हैं इसको हम, लगता रहता है गवर्नर के ऊपर कि वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि केंद्र सरकार जिस भी व्यक्ति को गवर्नर बनाती है वो उनके एजेंट के रूप में काम करता है, और केंद्र सरकार के कहने पर काम करता है। अब ये सब आपको सबसे ज्यादा डिस्प्यूट मिलेगा, जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में वहां चलता ही रहता है हमेशा गवर्नर के साथ। कभी सरकार कुछ पंगा कर देती है, कभी गवर्नर कुछ बोल देते हैं। इस तरीके की चीजें हैं। साउथ इंडिया में इस तरीके की चीजें हैं। दिल्ली में भी राज्यपाल, हालांकि दिल्ली में राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल हैं, और अरविंद केजरीवाल जी, दुनिया जानती है इनके विवाद के बारे में। हालांकि यहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो इस तरीके की चीजें जो हैं। इसके साथ ही एक मुद्दा, एक बात ये भी है कि क्या जो स्थिति राष्ट्रपति के केंद्र में है, क्या वही स्थिति गवर्नर की भी राज्य में होती है, या कुछ, या पूरी तरीके से ये दोनों चीजें, मतलब दोनों पद अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों संवैधानिक पद हैं, दोनों संवैधानिक मुखिया होते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। साथ ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में, जो विवाद की स्थिति बन जाती है, आखिर ऐसा क्यों होता है, इन सब मुद्दों पर हम आज के अध्याय में चर्चा करें। तो साथियों देखिए, इस मुद्दे को पूरे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास की ओर पीछे थोड़ा हमें जाना पड़ेगा। जब संविधान सभा जो थी, मसौदा समिति जो थी संविधान की, और वहां पर जब ये मुद्दा आया कि गवर्नर को कैसे होना चाहिए, देखिए संविधान जो है हमारे देश का, वहां पर एक एक चीज डिस्कस हुई है। जो कुछ भी संविधान में लिखा गया है, संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो ऐसे ही नहीं कर दी गई कि कुछ भी उठा करके कुछ भी रख दिया गया है। एक एक मुद्दे पर वहां पर डिस्कस हुआ है, सहमति बनी है, और उसके बाद जो है उसको लाया गया है और संविधान में रखा गया है। तो यहाँ पर भी जब ये मुद्दा आया कि गवर्नर का पद कैसा हो, उनका चुनाव कैसे हो, इस तरीके की चीजें, तो वहां पर इस पर भी अच्छी खासी बहस हुई, और दो धड़े, अलग अलग दो धड़े थे। एक का कहना ये था कि गवर्नर का भी चुनाव कराइए आप, जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होगा उसी तरीके से गवर्नर का भी चुनाव कराइए, गवर्नर को भी चुनिए। दूसरा हेड जो मतलब धड़ा जो था, वो ये कह रहा था कि गवर्नर का चुनाव कराने की जरूरत क्या है, हम जब उनको एक नॉमिनल हेड बना रहे हैं स्टेट का, काम सारा मुख्यमंत्री को ही करना है, वही प्रमुख होंगे, और एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो है सिर्फ वो कार्य करेंगे गवर्नर, तो आखिर इलेक्शन और ये सब, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हम अगर अपने संविधान की संरचना देखें तो कहीं न, हालांकि हम संघवाद को पूरी तरीके से, संघवाद को ही हम फॉलो कर रहे हैं, समर्थन देते हैं, और उसी के अनुरूप हमारा संविधान है कि काफी सारे स्टेट हैं और उनका समूह है, मतलब कई सारे स्टेट को मिलाकर एक समूह है, और उसका
का नाम है भारत। लेकिन जो शक्तियां दी गई हैं थोड़ा सा, वो शक्तियां थोड़ी सी केंद्र सरकार को ज्यादा दी गई हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि मतलब डिबेट हुई और फिर आम सहमति जो बनी उसमें वो ये बनी कि संविधान में ये व्यवस्था की जाए कि गवर्नर का जो चुनाव है वो डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम उनको एक तरीके से प्रतीकात्मक मान सकते हैं कि वो भाई प्रमुख हैं, काम तो सारा मुख्यमंत्री को करना है। जब उनको प्रतीकात्मक ही रखना है तो इतना पैसा और सोर्सेस संसाधन खर्च करने की क्या जरूरत। इस पर सहमति बनती है। संविधान का जो है छठा भाग हमें गवर्नर के बारे में बताता है, गवर्नर के बारे में वहां पर लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक 167 तक गवर्नर के पद की चर्चा की गई है संविधान में। संविधान हमें गवर्नर के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जब चर्चा हुई, सब कुछ हो गया, तो ये तय हुआ कि इस चीज को लेकर के किसी को दिक्कत नहीं थी कि गवर्नर एक प्रतीकात्मक पद ही होगा, प्रतीकात्मक प्रमुख ही होंगे, प्रतीक होंगे। राज्य की राज्य प्रमुख के रूप में काम मुख्यमंत्री को ही करना है। बहस जो थी वो इस बात को लेकर के थी कि डायरेक्ट चुना जाए, अमेरिका की तरह चुना जाए, या कैसे चुना जाए। तो उस पर जब बहस हुई तो ये फाइनल हुआ कि गवर्नर को केंद्र सरकार, मतलब जो राष्ट्रपति महोदय जो है वो नियुक्त कर देंगे। दूसरी चीज जो है यहाँ पर, ये बाद में प्रथाएं बन गई दो तीन, कि गवर्नर उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य के लिए आप उसको गवर्नर नॉमिनेट कर रहे हो, बना रहे हो, और मुख्यमंत्री से बात करके राष्ट्रपति गवर्नर नियुक्त करे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ऐसा कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता। साथ ही संविधान संशोधन के जरिए ये भी व्यवस्था कर दी गई कि गवर्नर एक से अधिक राज्य का भी एक ही व्यक्ति हो सकता है। यानी एक ही व्यक्ति, आपने सुना भी होगा, जो छोटे छोटे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, उन्हें 2-3 स्टेट को मिलाकर के एक गवर्नर बना दिया जाता है। तो वो यही व्यवस्था, पहले ऐसा नहीं था, संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद ये व्यवस्था उसमें जोड़ी गई। तो जब इस तरीके की बात होती है तो वो 2-3 स्टेट जितनी भी होती हैं, कई बार जैसे प्रभार भी दे देते हैं। मान लीजिए कहीं सडनली एकदम से कोई पद खाली हो गया गवर्नर का, तो किसी को प्रभार भी दे दिया जाता है। तो 2-3 स्टेट मिला करके, या जब 2 स्टेट को एक ही गवर्नर देखता है, तो क्योंकि गवर्नर को भी सरकारी काम तो करना नहीं, कुछ मुख्यमंत्री को ही सरकार चलानी है, वो तो एक हेड है, संवैधानिक मुखिया है आपका, जो आपके ऊपर है, तो उसको दे दिया जाता है। और जब इस तरीके की बात आती है तो दोनों स्टेट या 2 से अधिक, नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी स्टेट है, तो वहां पे 2-3-4 स्टेट को मिला करके भी एक गवर्नर बना दिया जाता है। तो वो लोग फिर मिल करके खर्चा आपस में बांट लेते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय जो है, महोदया, वो डिसाइड करते हैं कि कौन स्टेट क्या खर्चा वहन करेगा इनका। जो शक्तियां जो इनको मिलती हैं, जो खर्चे मिलते हैं, वो सारा संविधान प्रदत्त है और उसी के द्वारा सब कुछ होता है। तो यहाँ पर ये स्थिति बनी गवर्नर की, यानी कि गवर्नर को नियुक्त किया गया, एक तो प्रतीकात्मक रूप में आए गवर्नर साहब। दूसरा ये कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा उनको नियुक्त करने की बात हुई कि राष्ट्रपति के द्वारा उनको नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज और भी थी कि सरकार तो नियुक्त कर नहीं सकती क्योंकि संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो सकता है, केंद्र सरकार किसी पार्टी की हो सकती है, और वहां पर अगर वो केंद्र सरकार को दे दिया जाता ये सीधे सीधे, तो फिर वहां पर ये होता कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से लोगों को बिठा रही है। राष्ट्रपति महोदय जो है, वो महोदय या महोदया जो भी, मतलब राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो है, वो किसी सरकार के या किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो सबके होते हैं। तो ये काम उनको दिया गया। अब वो बात अलग है कि पीछे से ये क्लॉज भी है कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेंगे, नियुक्त करेंगे किसी को। तो इस तरीके से ये नियुक्ति की बात आ गई कि इस तरीके से इनको नियुक्त करते हैं। थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं हम गवर्नर के पद के बारे में। तो मैं आपको बताऊं, देखिए, एक तो गवर्नर के पद पर नियुक्त होने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। आपको भारत का नागरिक होना चाहिए
दूसरा आप 35 साल की उम्र पूरी कर चुके हो। मैं 36 साल का हूँ, भारत का नागरिक हूँ बाई बर्थ, मैं गवर्नर बन सकता हूँ अगर मुझे कोई बनाना चाहे। क्वालिफिकेशन की कहीं कोई बात नहीं है, आप कितने पढ़े लिखे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके राजनीतिक संबंध कहाँ तक है इससे फर्क पड़ता है। जैसे मुझे तो कोई बनाएगा नहीं, मेरा कहीं भी संबंध नहीं है। तो इस तरीके की चीजें हैं। अब यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जैसे मैं बात कर रहा था, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आ जाता है। तो देखिए, पहली चीज ये है कि अपॉइंटमेंट से ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। हम ये कहते हैं, भारत का संविधान ये कहता है कि गवर्नर, अभी मैंने बताया आपको कि चर्चा हुई संविधान सभा में, फिर ये तरीका अपनाया गया। उसके बाद अब दे दिया गया राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति जी काम करते हैं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अपने आप तो वो कुछ करते नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे, कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्त होगा कहीं भी, वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा, सजेस्टेड व्यक्ति होगा। वो अपने ही व्यक्तियों को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई हर किसी का यही होता है, हर कोई अपने ही लोगों को पद पर बिठाना चाहता है। दूसरी चीज की जी, मुख्यमंत्री से पूछ लो, ये कन्वेंशन है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूछ ही लिया जाए। जैसे कि अगर दोनों जगह यानी केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, तब तो वो चाहे एक बार को पूछ भी लें, नहीं तो वो नहीं पूछते, वो सोचते चलो मुख्यमंत्री तो हमारा नहीं बना, राज्यपाल तो अपना बिठा ही दो, कभी कोई गड़बड़ होगी तो ये हमारे फेवर में काम करेगा। इस तरीके की चीजें होती हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। सन 1989 में जब बीपी सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने क्या करा था कि सभी गवर्नर्स को ये कह दिया था कि अब रिजाइन कर दें। उसके बाद 91 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, तो उन्होंने 14 गवर्नर्स को हटा दिया। अभी भी आप लोग देखते होंगे, गवर्नर कौन लोग बनते हैं? गवर्नर वही लोग बनते हैं जो ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, जिनको मंत्रिमंडल में नहीं रखना होता है। सरकार कहती है मंत्रिमंडल से हटाओ यार इसको, चलो, अब नाराज भी नहीं कर सकते, पार्टी के बड़े नेता हैं, तो सब गवर्नर बना दो, कहीं का जाओ, आराम करो, मौज करो, कोई काम नहीं है, 5 साल आराम से रहो। अच्छा, जो समय सीमा है वो 5 साल है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज है कि 5 साल तक के लिए गवर्नर को नियुक्त किया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुरूप जो है अपने पद पर तब तक रह सकते हैं। वो पहले भी इनको कह सकता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप हट जाइए, चले जाइए, या हटा सकता है, खुद भी हटा सकता है कि हटाया जाता है आपको पद से, इस्तीफा मांग सकता है। और ये भी हो सकता है कि जब तक अगले का चयन नहीं हो जाता है, तब तक उनसे कहा जाए कि आप ही पद पर बने रहिए जब तक अगला नहीं आ जाता है। जैसे मान लीजिए, या जैसे मैंने बताया ना कि एक से ज्यादा जगह पर भी एक राज्यपाल हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए यूपी के राज्यपाल को एकदम से कुछ हो गया, या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, खुद भी त्याग पत्र दे सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, बॉन्ड नहीं भरवाया जाता कि आपको 5 साल रहना ही पड़ेगा। तो अब एकदम से कहाँ से लाएंगे आप राज्यपाल? प्रक्रिया कोई भी होती है, टाइम लगता है। तो पंजाब के राज्यपाल को कह दिया कि आप यूपी का भी कार्यभार देख लीजिए तब तक। इस तरीके से ये चीजें हो जाती हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लेकिन जो दिक्कत मतलब जो है, जो बात है वो ये है कि ये तो हो गया कि आप ऐसे रह सकते हैं, देख सकते हैं कार्यकाल। दूसरी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट, और मुझे लगता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए जानना, कि अगर राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा देता है, तो राज्यपाल महोदय या महोदया किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। हटा दिया गया मतलब हटा दिया गया, हटा दिया, जब किसी को हटा दिया जाएगा तो बेइज्जती है उसकी। हटा दिया गया, आपकी बेइज्जती कर दी गई, अब आप घर बैठो। उसका कुछ नहीं हो सकता, आप कोर्ट नहीं जा सकते कि साहब मुझे गलत तरीके से हटा दिया, नो। ये क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो गवर्नर को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर कहीं कुछ कहता ही नहीं है। मैंने आपको बताया अभी आर्टिकल की, आर्टिकल इतने से इतने तक गवर्नर के बारे में जो है चर्चा की जाती है, बात करते हैं। आप उसमें देखिए, कहीं भी ये लिखा ही नहीं है गवर्नर को हटाना कैसे है। वहां पर सिर्फ एक ही टर्म लिखी हुई है कि
राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत गवर्नर अपने पद पर रहेगा। वैसे उसकी जो सामान्यतया नियुक्ति होगी वो 5 साल होगी। यानी पूरी तरीके से राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है गवर्नर को हटाना या अपॉइंट करना। और आप उसको क्योंकि राष्ट्रपति हटा रहे हैं तो आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो अब यहीं से कॉन्फ्लिक्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, अपॉइंटमेंट से ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। आपको ऐसे बहुत उदाहरण देखने को मिले होंगे कि जब केंद्र सरकार में कोई मंत्री था, दोबारा उनकी सरकार बनी तो उन्होंने उसको कहीं का राज्यपाल बना दिया। या जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता होते हैं, पार्टी के सीनियर लीडर्स हो जाते हैं, इस तरीके की चीजें, या जिसको सरकार में शामिल नहीं करना तो उनको राज्यपाल बना दो, जाओ भैया तुम सुख भोगो 5 साल राजभवन का। इस तरीके की चीजें ही होती हैं, यहीं से विवाद की स्थिति जन्म ले लेती है। वहां अच्छा, एक चीज और आपने देखी होगी, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जहां पर दोनों एक ही पार्टी की होंगी, वहां पर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता। शायद ही कभी हो, नहीं तो नहीं होता ही नहीं है। लड़ाई वहीं होती है जहां पर दोनों जगह अपोजिट में सरकारें हों। जैसे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री है वहां पर ममता बनर्जी जी, और राज्यपाल जो है वो तो बनाया जाएगा, जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार द्वारा। राष्ट्रपति, जिसको केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय या महोदया है अभी, तो वो नियुक्त करेंगे। अब तो वहां पे राष्ट्रपति, अगर राज्यपाल कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ कह देते हैं, जैसे कई बार उन्होंने कानून व्यवस्था वगैरह को लेके वहां पे कहा भी है, तो वहां पर फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये दिक्कत ऐसे ही राज्यों में आती है जहां पर दोनों जगह एक सरकार नहीं। साथियों, अब हम समझ लेते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां क्या होती है, राज्यपाल कैसे कार्य करते हैं, और इसी से आपको ये समझ में आएगा कि कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसी पावर्स राज्यपाल को मिली हुई होती हैं, जिनसे ये बार बार उस पर इल्जाम लगता है या ये कहा जाता है कि वो केंद्र सरकार का एक एजेंट है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, या मतलब जो है वो केंद्र सरकार को फेवर कर रहा है, राज्य सरकार को फेवर नहीं कर रहा है। तो ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं, पावर्स में ही वो शामिल है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए साथियों, जैसे कि अब राज्यपाल महोदय का चुनाव हो गया, किसी को बना दिया गया, अब वो काम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर भी वही चीज लागू होती है कि उनको मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना है। लेकिन कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी उनके पास होती हैं, जिनका वो इस्तेमाल भी करते हैं बखूबी। तो ये चीज है। अब जैसे राज्य में क्या है कि मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना और उनकी मंत्रिपरिषद को अपॉइंट करना, सरकार चुनने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को, यानी राज्य में जब चुनाव होता है तो सबसे बड़ी जो पार्टी होती है उसको इनवाइट करना सरकार बनाने के लिए, ये भी राज्यपाल एक बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय हो जाता है। ये तो कई बार मुद्दा कोर्ट तक पहुंच चुका है, मतलब कई बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है कि आपने गलत पार्टी को चूज कर लिया सरकार बनाने के लिए, या आपने उनको कैसे आमंत्रित कर सकते हैं, या आपने मेरा पक्ष नहीं सुना, आपने उनको कैसे कह दिया, या हमारे पास मेजोरिटी थी आपने फिर भी उनको कह दिया। इस तरीके की चीजें तो ये कई बार पहुंच चुका है, कोर्ट तक ये मैटर पहुंच चुका है। ये उनकी पावर होती है। राजभवन में रहते हैं, कोई किराया वगैरह नहीं देना होता अपना, उन्हीं का ही होता है, वो उन्हीं का हक माना जाता है उसके ऊपर, कि राज्यपाल का ही हक है। इसके अलावा जो है, जितने भी आपके राज्य के विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय यानी स्टेट यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, उनके वो कुलाधिपति होते हैं। यानी उनके एक तरीके से वो चीफ होते हैं, मतलब सब उन्हीं के अंडर में होती हैं, उन्हीं के अंडर कंट्रोल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कुलाधिपति। उनका जो पद है वो है कुलाधिपति, और वो नियुक्त करते हैं वहां के वाइस चांसलर को, यानी वो चांसलर होते हैं और नियुक्त करते हैं वाइस चांसलर को, जिसको हम कहते हैं कुलपति। तो वो कुलपति होते हैं, वो कुलाधिपति होते हैं। और कुलपति एक यूनिवर्सिटी का होगा, जैसे एक से ज्यादा का भी हो सकता है, कोई ऐसी रोक नहीं है, लेकिन एक का होता है जनरली। वो सभी के होते हैं जितनी स्टेट में होती हैं। उसके अलावा जितने भी राज्य स्तरीय बड़े बड़े पद हैं, संवैधानिक पद हैं, वहां सभी में नियुक्ति में उनकी सहमति के बाद ही नियुक्ति होती है, वही अपॉइंट करते हैं। बात फिर वही आ जाती है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर अपॉइंट करते हैं।
एडवोकेट जनरल जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है राज्य सरकार का, उसको नियुक्त करते हैं। तो ये सब शक्तियां जो हैं राज्यपाल महोदय या महोदया जो है उनको प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो है अ, सजा किसी को हो गई है तो सजा को वो कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, घटा सकते हैं, रोक सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि डेथ सेंटेंस जिसको मिला हुआ है उस पर वो रोक लगा सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि अभी इसको सजा मत दीजिए, रोक दीजिए, लेकिन उसको खत्म नहीं मतलब खत्म नहीं कर सकते हैं, उसकी सजा माफ नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपको डेथ सेंटेंस के लिए माफी चाहिए तो राष्ट्रपति के पास ही आपको मर्सी पिटीशन दायर करना होगा, उसके लिए राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल जैसे जो लॉ होते हैं, सेना के आर्मी के लॉ होते हैं, उनमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं होता। ये सब चीजें हो गई। उसके अलावा जो राजनीतिक मतलब इनकी जो शक्तियां हैं विधायी, ये तो हमने सारी बात कर ली। अब राजनीतिक शक्तियां होती हैं, जैसे कोई बिल पास होता है तो सेम पावर है, विधानमंडल का सत्र कभी भी बुला सकते हैं, विधानमंडल को भंग कर सकते हैं, और उनकी वही जो है बजट को अप्रूव करते हैं, जो बजट होता है राज्य सरकार का उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद जब विधानमंडल से बजट कोई भी अधिनियम निकलता है, यानी कोई भी बिल निकलता है एक्ट बनने के लिए, मैंने बताया था ना आपको कि कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है, तो जैसे केंद्र सरकार का होता है वैसा ही राज्य सरकार का स्ट्रक्चर है उसका, कि जब वो विधानमंडल से पास हो जाएगा, एक या दो सदन जैसे भी वहां व्यवस्था है उनसे पास हो जाएगा, तो मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल महोदय या महोदया जो भी है वो उसके ऊपर जब हस्ताक्षर कर देंगे तभी वो कानून बनता है, राज्य का कानून। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट है कि वो उस पर साइन कर सकता है, रोक सकता है। साइन कर दिए, नॉर्मली साइन कर दिए, बात खत्म हो गई, कानून बन गया। कई बार क्या होता है उसको डिले कर देते हैं, पड़ा रहने तो देखा जाएगा, जब करने होंगे करेंगे, पूरे कार्यकाल में पता चला साइन ही नहीं करे। अब वो बिल जो है कानून बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो साइन करे ही। कई बार वो वापस कर देते हैं पुनर्विचार के लिए कि आप इसको पुनर्विचार करिए। तो अच्छा, फिर पुनर्विचार होकर के भी अगर पहुंच गया तो उनको बाध्य है वो साइन हस्ताक्षर करने के लिए। अब यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आ जाती है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि कुछ बिल्स को वो रोक सकते हैं, ऐसा कोई भी बिल जिसमें उनको ये लगता है कि संविधान खतरे में है, संवैधानिक रूप से ये गलत है, या ये संविधान के अनुरूप नहीं है, या ये यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करेगा, उनके ऊपर प्रभाव डालेगा, तो मैं एक बार जो है राष्ट्रपति महोदय से भी कंसर्न कर लूं और उसके बाद जो है मैं इसको उनकी सहमति के लिए भेजूं, तो ऐसे बिल्स को रोक लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कई बार लड़ाई होती है, फिर कहा जाता है केंद्र का एजेंट है, केंद्र नहीं चाहती कि ये कानून हम लाएं तो हमारे कानून को रोक लिया गया। राज्य सरकार इल्जाम लगाती है कि जी हमारे कानून को रोक लिया, अब राष्ट्रपति के साइन होने के लिए जाएगा। अच्छा, फिर कब जाएगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है, जाए ही ना, रखा हुआ है कि साहब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, अपने कार्यकाल में ना भेजे, कोई उसके ऊपर फाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, आपस में लड़ाई क्रिएट होती है कि जी राज्यपाल महोदय ने ये कर दिया, राज्यपाल महोदय ने वो कर दिया। सबसे बड़ा जो हथियार है राज्यपाल के पास, इसके ऊपर भी कई बार कोर्ट जो है गए हैं लोग, धारा 356, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना और उसकी सिफारिश करना, ये सबसे बड़ा जो है एक हथियार होता है राज्यपाल के पास, कि वो उसको जब भी लगेगा कि राज्य में कानून व्यवस्था सही नहीं है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है, और कोई इस तरीके की चीज हो रही है, सरकार अलग भटक रही है अपने कर्तव्य से या इस तरीके की चीजें, तो वो सिफारिश कर देगा कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, अब यहाँ पे कानून राज्य सरकार के बस की नहीं रही। जैसे अभी पीछे जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मैटर अभी पीछे जो हुआ था बंगाल में, तो उसके बाद इस चीज की बहुत जोर शोर से संभावनाएं जो है बनी थी, उठी थी, मतलब जो है बातें उठी थी
राष्ट्रपति महोदया ने भी जो है खत लिखा था उनको, चिट्ठी लिखी थी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में। तो ये तब ये हुआ था कि नहीं, खत लिख दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, वहां राष्ट्रपति शासन ही लग जाएगा, इस तरीके की चीज है। लेकिन इन सब चीजों के भी कुछ बाउंडेशन होते हैं, लेकिन ये हथियार है। और कई बार ये लड़ाई कोर्ट तक पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है कि साहब गलत लगा दिया राष्ट्रपति शासन, ऐसे कैसे लगा देंगे आप राष्ट्रपति शासन, इस तरीके की चीज। तो ये सब चीजें हैं। अब हम इस तरीके की ये शक्तियां हो गई, शक्तियों के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो गई, संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात हो गई, शक्तियों के बारे में बात हो गई, बीच बीच में मैं आपको बताता भी गया कि कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। अब आखिरी में एनालिसिस पे चलते हैं। और देखिए साथियों, यहाँ पर दो चीजें हैं कि एक चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है, जहां तक मेरा मेरा अपना व्यक्तिगत राय, मेरी जो है, मेरा मानना है कि राज्यपाल का पद जो है वो इतना शक्तिशाली पद नहीं है। और राज्यपाल दोनों तरीके से, मतलब दोनों तरह से उसको डर ही लगा रहता है। एक तो राज्य सरकार के खिलाफ अगर कोई कार्य करे तो उसको लगता है कि राज्य सरकार के खिलाफ, मतलब ये नाराज हो जाएंगे मेरे से। अगर राष्ट्रपति महोदय को किसी से कोई सिफारिश कर दे या कुछ कर दे तो वहां पे अलग मुसीबत है। अगर ना करे, कोई एक्शन ना ले, तो उसको लगता है कि राष्ट्रपति महोदय नाराज हो जाएंगे। राष्ट्रपति महोदय नाराज हो जाएंगे, बेसिकली इसका मतलब है कि केंद्र सरकार नाराज हो जाएगी, क्योंकि पर्दे के पीछे से केंद्र सरकार ही नियुक्त करती है। सबसे बड़ी चीज, उसको ये नहीं पता वो पद पर अपने कब तक है, आज है सुबह नहीं है, शाम को ही ना रहे। अभी अभी तो टाइम है, 12 बजे तक पता चले कि राज्यपाल साहब कोई और आ गया उनकी जगह। तो मतलब कितनी बड़ी विडंबना है। जो आदमी राज्य प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है राज्य का, उसे यही नहीं पता कि वो पद पर कब तक है। ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। कुछ उनको ऐसी स्थितियां, कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जब राज्यपाल को जो है कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनकी सचमुच में जरूरत होती है। और कहीं ना कहीं ये बात भी सही थी, जैसा मैंने कहा कि संघ को, यानी केंद्र सरकार को थोड़ा ज्यादा पावर दी नहीं है और उनके प्रतिनिधि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में आपको बिठाया गया, क्योंकि संघीय व्यवस्था है, संघीय सरकार है, राष्ट्रपति से ऊपर कोई नहीं है, वही सार्वभौमिक है। अब जब, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, तो राज्य सरकार भी उसी हिसाब से चलेगी। तो ये देखना और करना भी बहुत जरूरी है कि सरकार उस तरीके से काम करे। तो उसके लिए वहां पर किसी न किसी को मुख्यमंत्री के ऊपर होना जरूरी था। तो इसलिए राज्यपाल का होना जरूरी भी है, क्योंकि कौन देखेगा, कौन नजर रखेगा। अच्छा, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बना, मतलब राज्यपाल के पद के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जाती कि राज्यपाल महोदय जो है वो सरकार वही चलाएंगे, तो मुख्यमंत्री के साथ बवाल हो जाता। क्योंकि संघीय व्यवस्था है, आप राज्य को जो है मजबूर नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से चलेगा, जैसे वहां पर जिस तरीके की सरकार होगी, और जो सरकार है अपने हिसाब से काम कर सकती है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि सरकार सही तरीके से काम करे। तो कई बार तो सचमुच में ऐसा होता है कि जब यहाँ पर राज्यपाल को जो है इस तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं, और कई बार इसमें पक्षपात भी देखा जाता है। तो ये, लेकिन ये संवैधानिक व्यवस्था है इस तरीके की और बनाई गई है, तो इसका हमारे पास कोई उपाय तो है नहीं। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो ठीक ही है व्यवस्था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें राज्यपाल की जरूरत है। एक ऐसे पद की जरूरत है जो ये नजर रख सके, देख सके कि राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए कार्य करे, और अगर वहां पर कोई दिक्कत होती है तो वो राष्ट्रपति को सूचित कर सके। तो हमें ऐसा कोई ना कोई पद पर चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक कमजोर पद है, इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा इसकी वो नहीं है। राष्ट्रपति अपने आप में बहुत मतलब शक्तिशाली हैं, लेकिन राज्यपाल के साथ वो स्थिति नहीं है। इसलिए जहां आपने देखा होगा, जैसे जहां सब कुछ अच्छा चल रहा होता, शांति से चल रहा होता, वहां राज्यपाल का लोगों को पता ही नहीं होता कि राज्यपाल कहाँ गायब हो गए यहाँ के, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं। आप मतलब ठीक है, संसद का सदन का, विधानमंडल का सत्र बुला लिया आपने, आपने जो है
अपॉइंटमेंट्स कर दी वगैरह वगैरह, बस बाकी कोई काम ही। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहीं के राज्यपाल जो है चर्चा में आते हैं। तो ये चीज है, लेकिन ये पद होना भी जरूरी है। और ये हम उस व्यक्ति विशेष जो उस पद पर जा रहा है, जिस पद पर नियुक्त हो रहा है, उससे ही ये उम्मीद कर सकते हैं, सिर्फ ये आशा रख सकते हैं कि वो जो है निष्पक्ष होकर के कार्य करे। तो दोस्तों, आपको आई थिंक आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मैंने आपको राज्यपाल के बारे में ज्यादा बताने की कोशिश नहीं की। मेरी तुलना थी कि राज्यपाल के साथ किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं राज्य सरकार के साथ। तो आई थिंक आपको समझ में आई होंगी चीजें। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू।